दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका फंडामेंटल इंडिया पर हार्दिक स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और लाइक करें। आज फंडामेंटल इंडिया पर हम विचारधारा की बात करते हैं और विचारधारा पर बात करने के पहले कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह कहने और मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कम से कम मुझे तो नहीं है, कि आज हमारे चिंतन, हमारी सोच के बनने का मुख्य स्रोत अंग्रेजी ही है। ज्ञान की गाड़ी की भाषा तो ज्ञान की गाड़ी तो भाषा ही होती है। कम से कम भारत में ज्ञान की गाड़ियों का ड्राइवर अंग्रेजी ही है। यह मानने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी कि जितने ज्ञान के माध्यम में वे अंग्रेजी के माध्यम से ही आते हैं और हमारे यहाँ जो अपना स्थानीय चिंतन होता है, निश्चित रूप से इसका उसमें योगदान होता है। लेकिन मैं ड्राइवर की बात बोल रहा हूँ कि ज्ञान की गाड़ी का ड्राइवर तो अंग्रेजी ही बनी हुई है। यहाँ मैं कोई भाषा विद्वेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जरूर कह रहा हूँ कि हमें इस संदर्भ में कुछ चीजों को देखना चाहिए। देखिए, ड्राइवर भले ही अंग्रेजी हो, लेकिन सवारियों में शुमार तो भारतीय भाषाएं ही हैं। इन भारतीय भाषाओं को ज्ञान की गाड़ी की सवारी के रूप में हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अपने अपने इलाकों में ये भारतीय भाषाएं कंडक्टर की भूमिका अख्तियार करती हैं, स्वाभाविक रूप से करती हैं। और यह जाहिर है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, हमारी बनक ऐसी है। जाहिर है कि विभिन्न भाषाई गाड़ियों के कंडक्टर तो बदलते रहते हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं बदलता है। ड्राइवर तो अंग्रेजी ही बनी रहती है या अंग्रेजी का वर्चस्व ही बना रहता है। हिंदी के भाषाई इलाके में भी ज्ञान की गाड़ी का कंडक्टर हिंदी है, लेकिन ड्राइवर तो अंग्रेजी ही है। अन्य भाषाओं की गाड़ी के कंडक्टर और हिंदी की गाड़ी के कंडक्टरों में एक बुनियादी फर्क है और इस फर्क पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह फर्क काफी महत्वपूर्ण है और हिंदी की अपनी एक जबरदस्त अखिल भारतीय भूमिका भी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितनी जबरदस्त इसकी भूमिका है, जितनी इस पर लदनी है, उतना इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है विभिन्न कारणों से। और वे कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, वे कारण सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, कुछ हद तक कह लीजिए कि वे कारण भाषा वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यह सत्य है कि उसका ध्यान उस ढंग से नहीं रखा जा रहा है। तो उस पर हमें विचार करना होगा कि क्या फर्क है। देखिए, अन्य भाषाओं की गाड़ियों के कंडक्टर और हिंदी की गाड़ी के कंडक्टरों में एक बुनियादी फर्क यह है कि अन्य भाषाई गाड़ियों के कंडक्टर की मूल या मातृभाषा वही होती है जो भाषा उस इलाके की होती है। यानी कि जब तमिल में जो लोग काम करते हैं, जो लोग लिखते पढ़ते बोलते हैं, उनकी भाषा मूलतः अधिकतर में तो तमिल ही होती है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। कोई गैर तमिल भाषी भारतीय विद्वान भले ही तमिल में लिखने की बात कभी कभार करे न करे, लेकिन यह सोचा जा सकता है करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। और यही बात सभी जगह लागू है। जैसे बांग्ला में कोई गैर बांग्ला भाषी साहित्यकार या विचारक या पत्रकार का होना लगभग एक दुर्लभ दृश्य हो सकता है। वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अपने कारण हैं, उन कारणों पर अलग से व्याख्या की जा सकती है। लेकिन यह कहना जरूरी है कि हिंदी के ज्ञान की गाड़ी का कंडक्टर वह भी हो सकता है जिसका जीवन के अन्य मामलों में हिंदी भाषा से शायद ही कभी कोई सरोकार बनता हो। यानी कि जीवन के जो अन्य क्रियाकलाप हैं उसमें हिंदी का बर्ताव तो शायद ही वह करता हो, बल्कि कह सकते हैं कि वह अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों में जिन भाषाओं का इस्तेमाल करता हो वो उसकी मातृभाषा हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है। लेकिन अगर उनकी मातृभाषा या मुख्य भाषा हिंदी है या नहीं है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
देखिए, यह बात तो लिखित पत्रकारिता के समय में भी सच थी। जब लिखना पड़ता था तब तो सीखना पड़ता था। लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, और लिखने में शुद्धता का जितना ध्यान रखना जरूरी होता है, उतना बोलने, पढ़ने, कहने में तो नहीं उसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा होती है और भाषा का यही वास्तविक स्वरूप भी है। लेकिन लिखित भाषा के समय में भी, जब लिखित भाषा थी और लिखना पड़ता था, तब भी हिंदी में पत्रकारिता के क्षेत्र में बाबूराव को कौन भूल सकता है, बाबू विष्णुराव बाबूराव पराड़कर को कौन भूल सकता है। हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही उस जमाने में, जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात चलती थी और जब आज की भूमिका की बात चलती थी। तो आज अखबार की कैसी क्रांतिकारी भूमिका थी, और उसमें उसके संपादक जो मूलतः, हालांकि उनका जन्म बनारस में हुआ था, लेकिन मूलतः वह मराठी भाषी थे, लेकिन हिंदी की पत्रकारिता में उनका योगदान कौन भुला सकता है। और उनके योगदान को भुला देने का ही नतीजा है कि हम लगातार भटकाव में पड़ जाते हैं। ऐसे कई पत्रकार रहे हैं। मैं यहाँ उनकी चर्चा कर रहा हूँ जिनकी मातृभाषा मूल रूप से उस अर्थ में हिंदी नहीं थी। तो विष्णुराव पराड़कर की याद आती है, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। हो सकता है कि उनकी यादें आज के पत्रकारों की नजर में कुछ धुंधली हो गई हो, और पाठकों को भी उनका ठीक ठीक पता ना हो कि उस जमाने में कैसे पत्रकारिता की गई थी और क्या जोखिम थे। आज की तरह की पत्रकारिता नहीं थी। लेकिन पत्रकारिता ही क्यों, अगर हम साहित्य को भी देखें तो हिंदी साहित्य की बात करें तो इस संदर्भ में कम से कम मुक्तिबोध और रांगे राघव को बड़े सम्मान के साथ याद किया जा सकता है। आप जानते हैं कि मुक्तिबोध मूलतः मराठी थे और रांगे राघव की भी भाषा हिंदी नहीं थी, वे मूल रूप से तमिल थी। लेकिन उनका जो हिंदी में काम है वह जबरदस्त काम है और वह मौलिक काम है। लेकिन कोई हिंदी भाषी जाकर के इसी प्रकार से मराठी में या तमिल में या बांग्ला में वह स्थान ग्रहण कर पाए, उतना योगदान कर पाए जितना इन लोगों ने किया था, यह लगभग असंभव है। और इसीलिए हिंदी हिंदी है कि इसमें इतनी जगह है, इसीलिए हिंदी की भूमिका बड़ी है कि इसमें इतनी जगह है। तो यहाँ मैं किसी भाषा के संदर्भ में कोई भाषाई टकराव या हितों की बात नहीं कहने जा रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अंग्रेजी के ड्राइवर बने रहने और अन्य भाषाओं के कंडक्टर की भूमिका में रहने से, सवार की भूमिका में रहने से हमारे जो बौद्धिक क्रियाकलाप हैं उसका समाज के साथ कैसा संबंध रहा और किन चीजों पर उसका क्या असर पड़ा, इस संदर्भ में हमें सोचना चाहिए। देखिए, आज तो बात करेंगे, चूंकि आपका मैंने स्वागत किया है फंडामेंटल इंडिया पर, हम सभी इस पर बातचीत को सुन रहे हैं, तो फिर आपसे यही अनुरोध कर दूं कि कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ले जाएं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, या एक शब्द को दो तरह से लिखा जाता है। एक शब्द है फंडामेंटल और एक है फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म का अर्थ होता है कट्टरतावाद और ध्रुवीकरण और भी बहुत सारी नकारात्मक चीजों को वह ध्वनित करता है, जो प्रगति का विरोधी होता है, जो बदलाव का विरोधी होता है, जो किसी भी परिवर्तन के विपक्ष में खड़ा होता है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, उन नामों के विवादों में अभी फिलहाल मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप खुद इसके नाम को खोज सकते हैं कि जो लोग कट्टरता से अपने उससे चिपके रहते हैं और किसी भी प्रगति का विरोध करते हैं, किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। यह लड़ाई आज की नहीं है, यह लड़ाई है महात्मा बुद्ध के समय से ही हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में भी भिन्न शब्दावलियों के साथ शुरू हुई थी। अंग्रेजी में कहें तो इसके जो दो नाम हैं, जो एक वेरिएबल्स होते हैं, एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कुछ चीजें रहती हैं जो नहीं बदलती है या बहुत मुश्किल से बदलती है, अब वेरिएबल्स लगातार बदलते रहते हैं। तो वेरिएबल्स का जहाँ सम्मान नहीं होता है, फंडामेंटलिज्म वेरिएबल्स का सम्मान नहीं करता है, नए विकास को, विज्ञान के नए निष्कर्षों को और नई रणनीति को, नई समझ को अपने यहाँ जगह नहीं देता है। लेकिन सिर्फ जगह देना चाहिए, लेकिन यह जगह देते हुए भी हम अपने संस्कृति के, अपने संविधान के, अपने देश के, अपने ज्ञान क्षेत्र के कुछ जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो मूल तत्व होते हैं, उनको तो तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। लेकिन हुआ यही, इसीलिए इस पर बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी ने फंडामेंटलिज्म की बहुत भर्त्सना की।
लेकिन इतनी सारी भर्त्सना करते हुए भी अंग्रेजी में फंडामेंटल के बोध को बचा लिया गया। अंग्रेजी में फंडामेंटलिज्म से खूब लड़ाई हुई, लेकिन फंडामेंटलिज्म को से लड़ते हुए भी फंडामेंटल्स को बचा लिया गया। ये अंग्रेजी भाषा की अपनी ताकत थी। हमारे यहाँ इधर भारत में क्या हुआ कि फंडामेंटलिज्म की तो यात्रा चलती रही, लेकिन फंडामेंटल्स को ही गाड़ी से उतार देने की पूरी कोशिश की गई। अभी जो हम देखते हैं हालात, उस हालात को आप देखिए कि फंडामेंटलिज्म किस प्रकार से गाड़ी की सवारी कर रही है और ड्राइवर भी उसके कहने के हिसाब से गाड़ी चला रहा है। मैं यहाँ रूपक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहना ना होगा कि आप गाड़ी का भी अर्थ समझते हैं और आप ड्राइवर का भी अर्थ समझते हैं और सवार का भी अर्थ समझते हैं, क्योंकि यह रूपक की अपनी सीमा है। उस सीमा में रख करके अपनी बात में सुविधाजनक तरीके से आप तक पहुंचा सकूंगा। इसीलिए मैंने ज्ञान भाषा गाड़ी का यह रूपक आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो भारत में यह हुआ कि फंडामेंटलिज्म की यात्रा चलती रही और वह यात्रा चलती रही है। कहना होगा कि उसका बहुत बड़ा दारो मदार हिंदी भाषा के ऊपर है। हिंदी भाषा को में यह किया गया कि जो फंडामेंटलिज्म है उसके लिए जगह बहुत मजबूत कर दी गई और फंडामेंटल्स की जगह को बहुत कमजोर कर दिया गया। लगा ऐसा कि जो फंडामेंटल्स हैं तो वो उसके लिए हिंदी में कोई जगह नहीं है, और जिस फंडामेंटल्स के लिए जगह है वे फंडामेंटल्स वस्तुतः है नहीं, वे असल में फंडामेंटलिज्म के गिरफ्त में पड़ी हुई चीजें हैं। तो ये देखना जरूरी है कि यह कैसे हुआ और कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और इसमें सिर्फ हिंदी भाषियों का ही योगदान नहीं है। जो लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक प्रयोजन सिद्धि के लिए कर रहे हैं, उन्होंने इस भाषा के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है, इसको किस प्रकार कट्टरतावाद से जोड़ दिया है, इसकी चिंता उन लोगों को करनी चाहिए जिनके जीने मरने की भाषा हिंदी है। हिंदी के कवि त्रिलोचन ने कभी कहा था कि हिंदी भाषा है उनकी जिनकी सांसों को आराम नहीं है। हिंदी भाषा है उनकी जिनकी सांसों को आराम नहीं है। हमारे हिंदी के बड़े कवि त्रिलोचन शास्त्री ने अपनी कविता में लिखा था। लेकिन आज की स्थिति देखें तो हिंदी उनकी भाषा हो गई है जिनकी जिंदगी में पता नहीं आराम शब्द है नहीं है, जो भी है, लेकिन वे लोग तो नहीं है जिनकी सांसों को आराम नहीं है। तो आप जरूर इस पर गौर करें। यह गौर करने लायक चीज है कि हमारी हिंदी की, क्योंकि हिंदी क्षेत्र में आज जिस प्रकार से कट्टरतावाद का उभार हुआ है वह देख उसके मूल में मुझे तो लगता है कि फंडामेंटल्स का निष्प्रभावी हो जाना, यानी कि मौलिक तत्वों का निष्प्रभावी हो जाना भी एक प्रमुख कारण है। तो इसे हमें उस ढंग से ही देखना होगा। अब यह कैसे हुआ, अगर ये लड़ाई लड़ते हैं हम तो क्या होगा, फंडामेंटल्स पे हम बेसिक्स को कहाँ से पकड़ते हैं, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि बुद्ध के समय में भी यह बात थी कि बुद्ध ने ही कहा, भारत के संदर्भ में कम से कम तो हम लोग यही जानते हैं कि दुनिया परिवर्तनशील है, हमेशा क्षण क्षण दुनिया बदलती रहती है। तो इस क्षण क्षण बदलते रहने के विरुद्ध जो बात शुरू हुई वो हुई कि नहीं, इसको बदलने नहीं देना है। हालांकि दुनिया अपने जोर से बदलती रही, तो लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार में भी जो उसके स्थिर तत्व है, क्योंकि बदलाव के लिए एक स्थिर तत्व का भी होना जरूरी है। जो डायनामिक्स है उसको अगर समझ लेंगे तो जो काइनेटिक डायनामिक्स है, जो चीजें नहीं बदलती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बदलती हैं, नहीं बदलनी चाहिए, जैसे नैतिकता, जैसे परदुःखातरता, जैसे अपरिग्रह, जैसे अवस्थे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मानवता को संपोषित करती हैं, मानवता के लिए जरूरी हैं। और ऐसे जो मौलिक तत्व हैं, जो मौलिक विचार हैं, उनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। वे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उस कॉन्स्टेंट्स के रहते हुए अपरिवर्तनशील रहते हुए बाकी परिवर्तनों पर हम विचार करते हैं। तो आज अगर हमें फंडामेंटलिज्म से मुकाबला करना है, फंडामेंटलिज्म की कट्टरता से मुकाबला करना है, तो भारत के संविधान के फंडामेंटल्स को ही मुख्य औजार बनाना होगा, क्योंकि हमारा संविधान ही हमारा मुख्य आधार है। संविधान जब तैयार हुआ तो गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो भारत बोध था यहाँ का,
जो सदियों से संघर्ष के बाद तैयार हुआ था, वो इन सारे भारत बोधों को, उन सारे आइडियाज ऑफ इंडिया को, भारत विचार को उसमें सम्मानित करने की, उसमें जगह देने की, प्रभावशाली और कानूनी जगह देने की पूरी कोशिश की गई है। न सिर्फ कोशिश की गई है बल्कि दी गई है। तो यह कहना चाहता हूं कि आज अगर हमको फंडामेंटलिज्म से लड़ना है, और बिना लड़े उपाय नहीं है। फंडामेंटलिज्म की कट्टरता ने हमारे जीवन को बहुत मुश्किल कर दिया है, इतना ध्रुवीकृत कर दिया है, इतना बांट दिया है, इतना बिखेर दिया है कि हम मुश्किल की घड़ी में, कठिनाई की घड़ी में एक तो हो जाते हैं, लेकिन एक होने दिया जाता है, और नहीं तो हमारी स्थिति काफी दूसरे ढंग की हो जाती है। हम इतने बटे छटे रहते हैं, और एकजुटता के भी नारे में बांट बखरे का ऐसा तत्व छिपा दिया जाता है, ऐसी बातें होती है कि एकजुटता में भी एक ऐसा संदेश चला आता है जो अवांछनीय होता है। प्रेमचंद से विषाक्त हितैषिता कहते थे, विषाक्त हितैषिता, वाइजनेस, वेलफेयरनेस। तो वह ये अंग्रेजी की बात है। आजकल अंग्रेजी के बिना तो काम चलता नहीं है। हिंदी बोलते हुए ही भले कोई हकलाए या गलत हिंदी का बोले, स्वाभाविक है, बोले तो भी उसे बड़ा माना जाता है। लेकिन कोई अगर अंग्रेजी बोलते हुए थोड़ा सा हकलाए, थोड़ी सी उसकी गलती हो जाए, तो उसे तुरंत अज्ञानियों की श्रेणी में डाल दिया जाता है, और इससे सबसे अधिक उत्साह टूटता है हिंदी भाषियों का। तो जो भी हो, वो तो एक अलग मुद्दा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं कि संविधान ने जो हमें फंडामेंटल्स दिए हैं, उन फंडामेंटल्स को हमें बचाना होगा, और तभी फंडामेंटल्स को बचा करके ही हम फंडामेंटलिज्म की कट्टरता से लड़ सकते हैं। और यह लड़ाई जरूरी है। यह लड़ाई एक तरह से संविधान बचाने की जो लड़ाई है, वह संविधान के फंडामेंटल्स को ही बचाने की लड़ाई है। चारों तरफ जो हमारे उसमें संविधान में दिए गए हैं, जो प्रावधान है, जो रोजी रोटी के अवसरों की बात है, वे तमाम चीजें वहां पर हैं, और उनको देखना होगा कि उनकी स्थिति आज क्या है, उनके तरफ सरकार का रवैया क्या है। तो हम इस बात को सोचें कि किस प्रकार से इस लड़ाई में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए एक नागरिक के रूप में, हमारे समक्ष क्या दायित्व है। तो आप क्या कहते हैं? आपका विचार, आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि आज के जमाने में जो जिस प्रकार से ये सब काम होता है, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे लोगों के पास अपनी बात पहुंचाने का हो, उसके बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे औजार हैं। उतने औजार से, उतनी ताकत के साथ, उतने पावर के साथ इन विचारों को आप तक नहीं पहुंचाने में हम सक्षम नहीं हैं। इसमें अगर कोई सक्षम हो सकता है तो आप ही सक्षम हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्रासंगिक लगे, जरूरी लगे, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी उत्साह इस ढंग से बना रहे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं।